हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के, जिसका नाम है एग्जाम्पशन। उसके क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। और अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करके आप कॉन्सेप्ट के लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलिए तो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप फ्री में ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, इतनी सारी चीजें मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए, मजे लो। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्शन इन जीएसटी। जीएसटी में कौन सी सर्विसेज पे एग्जाम्शन है और कौन सी पे नहीं है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कर रहे हैं। चलिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, हम वैसे ही ब्रीफ में करने वाले हैं। वेदर द बिलो मेंशन्ड इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड आर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। ठीक है जी। हिमालयन वांडरर्स कैंपसाइट, हिमालयन वांडर कैंपसाइट्स रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी। हिमालय में जो है ये कैंप्स लगाते हैं। हैज फिक्स्ड अप वेरियस टेंट्स इन शिमला, शिमला में टेंट गाड़ दिए इन्होंने। फॉर लॉजिंग पर्पजेज, ताकि लोग आए वहां पे रहेंगे। बीइंग ऑफर्ड टू टूरिस्ट एंड ट्रेकर्स, बढ़िया काम है। टेंट लगाओ, ना कोई जमीन का कोई रेंट लगना है, ना कोई कंस्ट्रक्शन का खर्चा आना है, पैसे ही पैसे। द डिटेल्स ऑफ द टेंट्स रेंटेड बाय ऑन 8 दिसंबर इज एज अंडर। लो साहब, तो देखो यार, हमको सिंपल पूछा गया कि एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंट लगा के ये पैसे कमा रहा है भाई, कुछ खर्चा नहीं है। अब टैक्स भी सरकार नहीं लेगी क्या यहाँ पे, तो इसका कोई एग्जाम्पशन यहाँ पे दिया, एग्जाम्पशन कोई भी इस चीज का दिया हुआ नहीं है एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो कैंप में जाके रुकते हो तो 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। लग्जरी सर्विस है भाई साहब। नेक्स्ट, फेबल्स इंफोटेक एलएलपी, एलएलपी having registered place of business in Hyderabad under GST, entered into a contract with Nita Services for providing air conditioned minivans, ठीक है, for transportation of, for 1 year for transportation of its female employees working in night shifts to be picked up from designated spots every day at night 9 p.m. except weekends and dropped to the office। फीमेल एम्प्लॉयज को नाइट शिफ्ट में उनके होम से ऑफिस छोड़ना है, एंड उनको वापस से ऑफिस से वापस उनके होम पे मॉर्निंग 6:30 AM पे छोड़ देना है। तो देखो, यहाँ पे भी आप ये मत सोच लेना फीमेल एम्प्लॉयज है, नाइट शिफ्ट के लिए है तो ट्रांसपोर्ट सर्विस एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है इस चीज का। ये भी सर्विस जो है टैक्सेबल है, ये भी सर्विस जो है टैक्सेबल है। तो किसी तरह की इस तरह की पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कोई इस तरह का कोई एग्जाम्पशन नहीं है जहाँ पे आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को रेंटिंग पे लिया जा रहा है। देख लेते हैं। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स provided by Nita services are liable to GST since such services are provided in a contract carriage which is air conditioned। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स में दी जा रही है जो कि एयर कंडीशनड है, जो कि एयर कंडीशनड है। यहाँ पे हमने देखा था कि एयर कंडीशनड में दी जा रही है, तो उस केस में यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट अपना हम तुम सर्विसेज लिमिटेड, हम तुम सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विसेज टू बाल जतन आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी को केटरिंग की सर्विसेज दे रहा है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन
प्री स्कूल की, जो कि प्री स्कूल की सर्विस देते हैं ये आंगनबाड़ी वाले, 2,50,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे चार्ज किया है। तो देखो, आंगनबाड़ी एक प्री स्कूल है, प्री स्कूल है। प्री स्कूल को भी, प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक अगर कोई है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। और अगर स्कूल जो है वो अगर 3 सर्विसेज लेता है, एक तो है अपना कैटरिंग की, एक है अपना सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग, ये 3 सर्विसेज अगर प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक पर्सन लेता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। और आंगनबाड़ी जो है वो भी प्री स्कूल में काउंट होता है, प्री स्कूल माना गया आंगनबाड़ी को भी, क्योंकि एक्चुअली वो प्री स्कूल की ही सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एग्जेम्प्टेड, ये हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। उसके बाद है फोर्थ, 50 वुमेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज परसुइंग डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्सेज participated in leadership program designated especially for women। अरे डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या जरूरत है वुमेन और मेन में, वैसे ही ज्यादा कुछ फर्क है नहीं एग्जामिशन के लिए, वुमेन और मेन के लिए। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स बाई IIM, IIM में लीडरशिप प्रोग्राम चल रहा है, 9 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। और इसके लिए ए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज गिवन ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम कंप्लीट होने पर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बताओ क्या ये एग्जाम्ट है? आंसर इज नो, इसमें कोई एग्जाम्शन नहीं है। IIM अगर 1 ईयर से अबव का कोई प्रोग्राम चलाता है, 1 ईयर से अबव का, 1 ईयर तक का भी अगर चलाता है ना तब तो वो टैक्सेबल है। और 1 ईयर से ज्यादा का अगर प्रोग्राम है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड है, तो फिर वो एग्जेम्प्टेड है। अगर 1 ईयर या उससे ज्यादा पीरियड का प्रोग्राम है तब तो वो एग्जेम्प्टेड है। 1 ईयर या उससे ज्यादा का प्रोग्राम है तो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है उसको लॉ में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, किसी लॉ के द्वारा उस कोर्स को रिकॉग्नाइज किया है IIM के कोर्स को, इसलिए वो IIM वाला कोर्स जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉलो हो जाता है और वो हो जाता है एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर 1 ईयर से लेस देन 1 ईयर का प्रोग्राम है तो उसको लॉ में कोई रिकॉग्निशन दिया हुआ नहीं है ऐसे कोर्स को, इसलिए उसके ऊपर में क्या आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा वो। मिस्टर अशोक रेंटेड हिज रेसिडेंशियल फ्लैट टू हिज फ्रेंड डॉक्टर किशोर। तो रेसिडेंशियल फ्लैट है ये, डॉक्टर किशोर को ये रेंट पे दे रहा है। हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहला रेसिडेंशियल फ्लैट है, दूसरा GST में रजिस्टर्ड नहीं है। फॉर यूज एज हिज मेडिकल क्लिनिक, मेडिकल क्लिनिक के लिए वो दे रहा है इसको। तो देखो, अगर वो रेसिडेंस के लिए अगर यहाँ दे रहा होता तब तो था एग्जेम्प्ट, मतलब उसको रहने के लिए दे रहा होता तो एग्जाम हो जाता। लेकिन मेडिकल क्लिनिक चलाने के लिए दे रहा है, यानी रेसिडेंशियल यूज के लिए अगर नहीं दे रहा है यहाँ पे, वो रेसिडेंशियल यूज के लिए नहीं दे रहा है, तो उस केस में एग्जाम्शन नहीं है, उस केस में एग्जाम्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा टैक्सेबल। ब्रिटिश हाई कमीशन, चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन इंडिया, चीफ डिप्लोमेटिक मिशन है यूके का जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, इज प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स विलिंग टू ट्रेवल टू यूके फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। द मिशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार फॉर सच स्टूडेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट हैज बीन चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर द सेम। लो सर, बताओ जी इसमें GST आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इंडिया में आके जो मर्जी सर्विसेज दो वो हो गई एग्जेम्प्ट, उसको कर दिया गया एग्जेम्प्ट। तो ये जो
ब्रिटिश हाई कमीशन है, जो कि चीफ डिप्लोमेटिक मिशन है यूके का। तो डिप्लोमेटिक मिशन तो यहाँ लिखा हुआ ही है क्वेश्चन में, और ये ब्रिटिश का है, यूके का है ये, तो ऑब्वियसली फॉरेन का हो गया। तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो भी सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन सर्विसेज रिसीव कर रहा है किसी पर्सन से, तो उस पर वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर नागार्जुन, a registered supplier in Chennai, has received the following amount in respect of various activities in the month of September. पहला, amount charged for service provided to RSB, recognized sports body, as selector of national team. अब ये जो बंदा है मिस्टर नागार्जुन, इसने सेलेक्टर का काम किया है वहां पे। ये इसको रखना है टीम में, इसको हटाना है, इसको रखना है, इसको हटाना है, ये काम किया है इस बंदे ने। तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि सेलेक्टर को कोई एग्जाम्शन नहीं है, 5 लोगों को एग्जाम्शन है, प्लेयर खेलने वाले को, रेफरी या एम्पायर जो कि, और कोच एंड टीम मैनेजर, ये 5 ही लोगों को एग्जाम्शन है, इसके अलावा एग्जाम्शन नहीं है। कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से इसको कमीशन रिसीव हुआ है, तो इसमें कोई एग्जाम्शन नहीं है, ये भी टैक्सेबल है। और ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, यानी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगी। लेकिन अपने को ये पूछा नहीं गया है कि, अच्छा इसमें नीचे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। You are required to calculate gross GST liability of Mr. Nagarjun for the month of September, assuming that the rate of GST wherever applicable is 18%, except GTA where GST rate is 5%. ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी नागार्जुन की बतानी है, तो यहाँ पे अपने को आरसीएम भी लगेगा या नहीं लगेगा वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो, नागार्जुन यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पहले केस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टैक्सेबल है, इस पे 18% जीएसटी आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 18% जीएसटी, टैक्सेबल है, पहला हो गया। दूसरा, कमीशन रिसीव हो रहा है उसको, वो इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिल रहा है, ये है टैक्सेबल बट रिवर्स चार्ज में है, ये रिवर्स चार्ज में है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पेमेंट करेगी, नागार्जुन को टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, अमाउंट चार्ज एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच बीसी अर्बन ब्रांच। ठीक, ये दो ही चीजें देखनी, आगे देखने की जरूरत नहीं। टू ए नेशनलाइज्ड बैंक को प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो, रिवर्स चार्ज कब आता है, जब एबीसी, पहली बात कर लेते हैं, आरसीएम तो तब आता है जब एबीसी बीसी को सर्विस देता है। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है तो आरसीएम आता है, ये भरता है टैक्स। लेकिन अगर बीसी जो है, बीसी अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज आता है और उसमें बीसी टैक्स पेमेंट करता है। एबीसी अगर बीसी को सर्विस देता है, एजेंट ऑफ बीसी, तो बीसी भरता है, और अगर बीसी बैंक को देता है तभी भी बीसी भरता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे टैक्स आ जाएगा नागार्जुन पे, और नागार्जुन जो है वो अर्बन ब्रांच को यहाँ पे सर्विस दे रहा है, अर्बन ब्रांच को दे रहा है, तो अर्बन ब्रांच को देने की वजह से कोई एग्जाम्शन नहीं है। अगर रूरल को दे रहा होता ये तो एग्जाम्शन था, रूरल के केस में एग्जाम्शन था, यहाँ पे ये हो जाएगा 18% से इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। नेक्स्ट है सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस प्रोवाइड ये कर रहा है, तो सर्विस अगर फॉर एफडीएम, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन अगर किसी और को सर्विस प्रोवाइड करता है तो एग्जाम्शन है, बट सर्विस रिसीव अगर करता है एफडीएम तो एग्जाम्शन नहीं है।
तो यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा 18% से। फ्यूनरल सर्विसेज जो है वो शेड्यूल 3 से बाहर करी हुई है। सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, शेड्यूल 3 में कुछ सर्विसेज दे रखी है, वो सर्विसेज नो सप्लाई कहलाती है। नो सप्लाई, उनको हमको एग्जेम्प्ट नहीं बोलना है, एग्जेम्प्ट बोलेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, उनको बोलना है शेड्यूल 3 की नो सप्लाई, तो ये हो जाएगी नो सप्लाई, इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद है ही रिसीव्ड द सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड जीटीए से सर्विस मिल रही है फॉर इज बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए, एंड पेड फ्रेट ऑफ 45,000 रुपीज, उसको 45,000 रुपीज का इसने पेमेंट किया है, पेमेंट किया। हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 9,90,000 रुपीज। तो देखो, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने, बस इतना फर्क पड़ता है कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो हो सकता है, जीटीए अगर रजिस्टर्ड है तो हो सकता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज भी ऑप्ट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। बट अनरजिस्टर्ड है तो ऑप्शन नहीं है उसके पास। अभी देखना कि आरसीएम आएगा या नहीं आएगा रिसिपिएंट पे। देखो जीटीए अनरजिस्टर्ड है ना, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे। रिसिपिएंट क्या है यहाँ पे, नागार्जुन जो है वो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे अभी हमने देखा था वो रजिस्टर्ड है। सर्विस रिसीवर कौन है, रजिस्टर्ड है। सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी होने दो, तो जीटीए सर्विस है। सर्विस रिसीवर जो है वो रजिस्टर्ड है, बस इतना ही देखना है। तो इस केस में क्या आएगा, आरसीएम, इतना ही देखना है। सर्विस रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है जीटीए सर्विस के अंदर में, तो आरसीएम आएगा। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो जीटीए है वो जो सर्विस प्रोवाइडर जीटीए वो अनरजिस्टर्ड है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। और जो एक और चीज यहाँ पे लिख दी इन्होंने कि इनका जो टर्नओवर था नागार्जुन का, वो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 9,90,000 रुपीज था। तो यहाँ पे जीटीए के केस में देखो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर का जो रिलेवेंस है ना, वो रिलेवेंस है दो केसेस में, ओनली एंड ओनली दो केसेस में रिलेवेंस है, एग्जाम्पशन और आरसीएम, एग्जाम्पशन एंड आरसीएम के लिए। एक है लीगल सर्विस के केस में, और दूसरा गवर्नमेंट सर्विस के केस में। केवल रिलेवेंस है प्रीवियस ईयर के टर्नओवर का, और गवर्नमेंट सर्विस में भी एक्सेप्ट रेंटिंग की सर्विस को छोड़ के, एक्सेप्ट रेंटिंग। अगर रेंटिंग की सर्विस है तब तो फिर उसमें प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं देखना है। बाकी केसेस में गवर्नमेंट सर्विस में और लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विस कौन दे रहा है, एडवोकेट अगर दे रहा है तो फिर देखने का जरूरत है। बाकी केसेस में वो जब मर्जी टर्नओवर देने हो उसको इग्नोर करना है। तो ये हमने कर लिया है, यहाँ पे सब आंसर दिए हैं जो मैंने बताए हैं वही है। जीटीए के केस में सर्विस रिसीव हो रही है, इसको आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना है नागार्जुन को, और अपने को क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है। तो इसकी ग्रॉस लायबिलिटी में अभी यहाँ पे नागार्जुन को आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना है, तो इसलिए ये अमाउंट भी ग्रॉस लायबिलिटी में आ जाएगा, बट यहाँ पे अलग से दिखाना है कि आरसीएम में टैक्स पेमेंट कर। तो फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी अलग दिखानी है और रिवर्स चार्ज की यहाँ पे अलग दिखानी है। बाकी चीजें जो हमने करी है वो सेम टू सेम यहाँ पे दे रखी है। तो ये जो भी आप आंसर लिख रहे हो, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि क्यू टैक्सेबल है, क्यू आरसीएम है, वो यहाँ पे, या क्यू एग्जेम्प्टेड है, उसको आपको नोट डाल के उसके बारे में सिंगल लाइन में लिखना है कि सेलेक्टर है तो उसको कोई एग्जाम्शन नहीं है। एग्जाम्शन जो मैंने 5 नाम बोले हैं उनको है। यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विस वो आरसीएम में है। ऐसा सब करके जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, अपने को 1 लाइन में लिखना पड़ेगा, तब जाके फुल मार्क्स आएंगे। केवल अमाउंट लिख देंगे कि केवल इतना टेबल बना के आ जाएंगे और नोट्स नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है, और जनरली ये क्वेश्चन में बोला जाता है वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर।
तो उस केस में आपको क्यों टैक्सेबल है, क्यों एग्जेम्प्टेड है, क्यों आरसीएम है, क्यों फॉरवर्ड चार्ज है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख के आना है। जो रिलेवेंट पोर्शन है, जरूरी नहीं है कि 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये लिखना है कि जो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस होती है वो आरसीएम में टैक्सेबल होती है, इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी। ये नोटिफिकेशन नंबर, डेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। इसका कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलता है, कोई मार्क्स नहीं कटता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। Vivid Private Limited is a supplier of goods and services at Bangalore in Karnataka, having turnover of 200 lakhs in last financial year. प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 200 lakhs था इस पार्टी का। 200 lakhs, 20 lakhs नहीं है, 200 lakhs है। It has furnished the following information in the month of June. Services provided by way of labor contract for repairing a single residential unit। एक सिंगल किसी का मकान था, उसकी रिपेयरिंग कर रहा है ये भाई जाके, और लेबर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा है, मतलब केवल केवल और केवल लेबर प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और 13 लाख रुपीज चार्ज किया है। तो पूछा गया है कंप्यूट ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करना है और विविध प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून, अज्यूमिंग दैट द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये अमाउंट बिना जीएसटी के अमाउंट है, एंड 18% जीएसटी रेट, अनलेस अनलेस अदरवाइज मेंशनड। अनलेस कोई मेंशन नहीं करिए तो 18% लेना है। तो देखो, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया जा रहा है, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया जा रहा है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन का अगर सर्विस दिया जा रहा है, उसका आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मकान बना रहे हो, तो वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन मकान ऑलरेडी बना हुआ है, उसका रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो वो टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जामेशन नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर में 13 लाख रुपीज पे 18% से जीएसटी आ जाएगा। नेक्स्ट, और ये सर्विस लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब केवल लेबर का है ना, कंस्ट्रक्शन अगर केवल लेबर का कर रहे हैं तो ही वो एग्जेम्प्टेड होती है। यहाँ पे तो रिपेयरिंग कर रहे हैं वैसे, तो वैसे ही टैक्सेबल है। रिपेयरिंग के केस में एग्जामेशन नहीं। तो एग्जामेशन जब भी हम देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जितनी भी कंडीशन है एग्जामेशन में, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही एग्जामेशन मिलता है। उसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वो टैक्सेबल बन जाता है। फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाय विविध प्राइवेट लिमिटेड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग एकेडमी खोल रखी है इन्होंने, मतलब कोचिंग सेंटर तरीके का खोल रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग करवाते हैं ये लोग। तो उस केस में देखो, कोचिंग ट्रेनिंग इस तरह से जो प्रोवाइड करी जा रही है, अगर वो लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ कोर्स है, कोर्स को अगर लॉ में रिकॉग्नाइज किया हुआ नहीं है, तो उस पर कोई एग्जामेशन नहीं है, तो उस केस में एग्जामेशन नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रेनिंग एकेडमी जो रन हो रही है, तो उस केस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाने के लिए जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो लॉ में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लॉ में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब पुलिस की भर्ती या आरएएस आईएएस इस तरह की कोई एग्जाम, बैंक एग्जाम की भर्ती के लिए एडमिशन के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। विविध प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये टैक्सेबल है।
बिकॉज ये इट इज नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो ये सर्विस प्रोवाइडर है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एंड ऐसी ऐसा कोई कोर्स नहीं करवा रहा जो कि रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता हो, इसलिए टैक्सेबल। नेक्स्ट, 4 buses each with a seating capacity of 72 passengers given on hire to STU। STU को इन्होंने हायर पे 4 बस दिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 72 पैसेंजर से ज़्यादा है, 72 पैसेंजर्स है, तो ये एग्जेम्प्टेड है। 12 पैसेंजर से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी की अगर बस दी जाती है STU को तो एग्जेम्प्ट होती है। रेंट पेड, इसने रेंट पे किया है किसको? टू म्युनिसिपल लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट। इसने एक प्रीमाइस को रेंट पे लिया है, किससे लिया है? लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो देखो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी अगर किसी पर्सन को रेंट पे देती है कोई भी बिल्डिंग, शॉप वगैरह, अगर वो रजिस्टर्ड को दिया हुआ है, अगर वो रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा RCM। और अगर अनरजिस्टर्ड को देते हैं अगर ये लोग, तो ये देखना पड़ेगा कि अनरजिस्टर्ड जो है वो, यहाँ पे तो अपने क्वेश्चन में है ही नहीं अनरजिस्टर्ड। ये जो पर्सन है सर्विस रिसीवर जो है विविध प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ये RCM में यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? विविध प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे RCM में इसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसको अपने को यहाँ पे RCM में अलग से देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। 2,50,000 रुपीज पे रेंट पे 45,000 रुपीज का RCM लायबिलिटी आएगा। उसके बाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, GTA तो हर क्वेश्चन में आना ही आना। GTA का क्वेश्चन अगर नहीं आया तो समझ लो कि फाइनल का एग्जाम का जो पेपर सेट हुआ वो प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो आता ही आता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम GTA, टैक्स इज पेएबल ऑन सच सर्विसेज एट 12% ऑप्टेड बाय GTA। GTA से सर्विस ले रहे हैं हम लोग और GTA ने बोला भाई मैं ही टैक्स पे कर दूंगा, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। तो ये टैक्स पेमेंट तो वेंडर ही कर देगा, हमारा वेंडर ही कर देगा, तो यहाँ पे फिर हमको इसमें टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये अमाउंट भी आ जाएगा नील। टैक्स पेमेंट करने की विविध को जरूरत नहीं है, GTA ही टैक्स पेमेंट कर देगा इसका फॉरवर्ड चार्ज। उसने फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट कर लिया है, इसलिए वो टैक्स पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अमाउंट के साथ साथ में उसका रीजनिंग भी लिखना है, क्योंकि उसने फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे ऑप्ट कर लिया है, इसलिए ये RCM में इसको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये सर्विस रिसीवर है तो सर्विस प्रोवाइडर ही टैक्स पेमेंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैसर्स A to Z, a proprietary firm registered under GST, is engaged in providing various services under one roof. The firm provides the following information pertaining to supplies made, input services availed। इसने सेल किया उसकी भी डिटेल्स इसमें दे रखी है, और जो इसने परचेज किया है वो भी दे रखी है एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ये जो अमाउंट दिया है वो GST एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट है ये। चलिए तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। सबसे पहले इसमें पूछा है डिटरमाइन दी GST लाइबिलिटी। GST लाइबिलिटी निकालने को पूछा गया अपने को, इंक्लूसिव ऑफ लाइबिलिटी फॉर द सप्लाईज रिसीव्ड ऑल्सो। सप्लाई जो रिसीव कर रहा है अगर उस पे इसको रिवर्स चार्ज में अगर टैक्स भरने की जरूरत है
तो इसकी जीएसटी लाइबिलिटी में इसको इंक्लूड करना है, तो जीएसटी लाइबिलिटी में उसको लेना है। अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट की जरूरत नहीं है इनवर्ट सप्लाई में, तब फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा। ऑफ मेसर्स ए टू जेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 विथ नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। जो भी आइटम का हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है, आरसीएम है, उसका हमको एक ब्रीफ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। क्वेश्चन में लिख दिया है। रेट ऑफ टैक्स फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई इज 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी है, बट एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल के रेंटिंग का जो रेट है वो 2.5% सीजीएसटी है एंड 2.5% एसजीएसटी है। ऑल दी सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट ओनली। सारी सप्लाईज इंट्रा स्टेट है। तो देखो, ये जो हम क्वेश्चन का यहाँ पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग हड़बड़ी में जल्दी जल्दी पढ़ ले। तो देखो, यहाँ पे इसका भी बहुत रिलेवेंस है। इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर यहाँ पे लिख दिया है, तो उस केस में अपने को जो वर्किंग करनी है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की सेपरेट सेपरेट करनी है। ये गलती मत कर देना कि आप टोटल जीएसटी की ही एक कैलकुलेशन कर दो। टोटल जीएसटी की कैलकुलेशन हम लोग तब कर सकते हैं जब अपने को इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का डिटेल दिया हुआ नहीं है, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमको इसको सेपरेट सेपरेट ही करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो मार्क्स कट जाएंगे उस चीज के। चलिए, तो हम देखते हैं फर्स्ट वन। अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स की यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, चिप्स की हो रही है। तो देखो, अगर पोटैटो की हो रही होती, यानी कि पोटैटो क्या एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर से निकला हुआ प्रोड्यूस है, एज इट इज है, उसमें कोई प्रोसेसिंग करी हुई नहीं है। पोटैटो अगर होता तो वो तो एग्जेम्प्ट था, लेकिन पोटैटो से अगर चिप्स बना दिया, पोटैटो से अगर चिप्स बना दिया, तो पोटैटो की प्रोसेसिंग हो गई मशीन में जाके, तो वो अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, चिप्स इज नॉट ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो उस पर कोई एग्जाम्शन नहीं है लोडिंग अनलोडिंग वगैरह पे। तो ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल, ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो 15,000 रुपीज पे 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी आ जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं करवा रहा हूं, आप अपनी खुद की कॉपी के अंदर में ये अमाउंट को लिखते जाइए, ताकि आपका भी थोड़ा दिमाग चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैक्सेबिलिटी वगैरह बता दे रहा हूं। नेक्स्ट है फीस पेड फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट। योगा कैंप कौन लगा रहा है? चैरिटेबल ट्रस्ट लगा रहा है। नोट डाउन करना, चैरिटेबल ट्रस्ट योगा कैंप लगा रहा है, जो कि इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट अगर योगा कैंप लगाता है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है, तो फिर वो एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई और अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर कोई और इंडिविजुअल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह अगर योगा कैंप लगा रही है, तो वो फिर टैक्सेबल होता है। तो ये यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, ये एग्जेम्प्टेड है। तो इस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो योगा कैंप वाला भी जीएसटी पे नहीं करेगा, तो हमको भी इसका कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा, मतलब ये एग्जेम्प्टेड हो गया है ना, इसको रिवर्स चार्ज है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, लेकिन ये फीस पेड की रही है इसने, इसने यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें ऑलरेडी ऊपर बोल दिया है कि सप्लाईज मेड इनपुट सर्विसेज अवेल्ड, यानी कि इसमें हो सकता है कि हमने यहाँ पे सेल किया हो सकता है कि यहाँ पे परचेज किया हो। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको इसका आंसर में अमाउंट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट को मिल रहा है ऑन एफडी, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है विथ अपना बैंक, बैंक से एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक की एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है। मतलब बैंक की ही नहीं, किसी और कंपनी में भी आप एफडी करवा लो, कहीं पे भी आप लोन प्रोवाइड कर दो, तो उस लोन के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है। तो इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अगेंस्ट द लोन और एडवांसेस प्रोवाइडेड इज एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट है प्रोफेशनल सर्विसेज
प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एफडीएम। एफडीएम को इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है। तो जब एफडीएम को सर्विस प्रोवाइड करता है कोई पर्सन, तो वो टैक्सेबल होती है, वो टैक्सेबल होती है, वो यहाँ पे टैक्सेबल होती है। एग्जाम्पशन कब होता है? जब अगर एफडीएम सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, एफडीएम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है तो एग्जेम्प्टेड है। एफडीएम अगर सर्विस रिसीव कर रहा है तो उसमें टैक्सेबल है। तो इसमें 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी यहाँ पे 50,000 रुपीज पे आ जाएगा। नेक्स्ट है रिकवरी एजेंट सर्विसेज। वसूली भाई, ये काम वसूली का भी काम करता है ये भाई, ए टू जेड सारे काम करता है ये, प्रोप्राइटरशिप फर्म है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी फाइनेंस लिमिटेड इन एनबीएफसी। तो देखो, रिकवरी एजेंट की अगर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, और वो किसको प्रोवाइड होनी चाहिए? बैंक, एफआई और एनबीएफसी को अगर दी जा रही है, तो उस केस में यहां पे रिवर्स आ जाता है, और ये जो पर्सन है ये आरसीएम में इसका टैक्स पेमेंट करते हैं। और रिकवरी एजेंट जो है वो कोई भी एंटिटी हो सकती है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे फर्म हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस जो रिसिपिएंट है वो बैंक होना चाहिए, एफआई होनी चाहिए, एनबीएफसी होना चाहिए। अगर इनके अलावा मान लीजिए किसी कंपनी के लिए रिकवरी एजेंट का काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो यहाँ पे ये एबीसी एनबीएफसी को ही ये रिकवरी एजेंट का सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आरसीएम, यहाँ पे आ जाएगा आरसीएम। आरसीएम में आ जाएगा तो ये जो एनबीएफसी है वो टैक्स पेमेंट करेगा। ए टू जेड को यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो उसके अमाउंट में ये इंक्लूड नहीं होगा। ये देखो, रिकवरी एजेंट वाला जो अमाउंट यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट नील आएगा। लेकिन इसको भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों नील आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने नील अमाउंट लिख दिया तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ही उस एक्सप्लेनेशन के मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विसेज। सलमान खान का बॉडीगार्ड, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एक्स वाई जी लिमिटेड। एक्स वाई जी लिमिटेड को ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक्स वाई जी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अगर ओबीसी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर आरपी को, रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो आती है आरसीएम में, तो वो आती है आरसीएम के अंदर। तो यहाँ पे ओबीसी प्रोवाइड कर रहा है क्या? हाँ जी, ओबीसी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो प्रोवाइडर है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो हो गया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओबीसी। ठीक है। और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है क्या? हाँ जी, यहाँ पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे भी ये एक्स वाई जी लिमिटेड जो है आरसीएम में यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगा। तो आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेगा एक्स वाई जी लिमिटेड, तो इसको यहाँ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी ए टू जी को यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। रिसीट्स फ्रॉम रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग रिसीट्स फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विसेज ऑफ 18,20,000 बाय द इंस्टीट्यूशन टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट से टोटल 35 लाख रुपीज मिल रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के, और उसमें हॉस्टल वगैरह दे रहे हैं, उसका 18 लाख भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये पूरा ही अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, चाहे आप एजुकेशन दे रहे हो स्टूडेंट्स को, या फिर उसके साथ में आप उसको अकोमोडेशन दे रहे हो, खाना दे रहे हो, ये सारा एग्जेम्प्टेड है, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को कुछ भी सर्विस दे रहे हो तो वो एग्जेम्प्टेड है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो सर्विस देता है तो एग्जेम्प्ट हो गई। नेक्स्ट है सप्लाई वैल्यू।
इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर प्रोविजन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस टू एनपीएस लिमिटेड। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल की सर्विस भी दे रहा है भाई, A to Z सर्विस है तो सारी देनी है इसको। तो मोटर व्हीकल की सर्विस भी दे रहा है ये एनपीएस लिमिटेड को। लेने वाला है बॉडी कॉर्पोरेट बीसीए। तो 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है ना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आरसीएम आता है, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज आता है। अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज आता है। पहली कंडीशन, तो पहला है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है, सर्विस सप्लायर जो है, वो होना चाहिए ओबीसी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे है क्या है। सर्विस रिसीवर जो है वो होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे कौन है, एनपीएस लिमिटेड सर्विस रिसीवर है। तो अगर लिमिटेड लगा हुआ है यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। तीसरा, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है क्या, तो आंसर इज यस, इंक्लूडेड है। चौथा, टैक्स रेट कितना लगाया हुआ है, क्या 5% लगाया है क्या, T5, T5 है क्या, तो आंसर इज यस, टैक्स रेट भी 5% लगाया हुआ है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है नीचे कि रेंटिंग ऑफ व्हीकल के केस में 5% जीएसटी, 2.5% सी एंड 2.5% एस है। तो 5% भी हो गया यहाँ पे। तो 4 चीजें तो हो गई। लास्ट जो एक चीज है, क्या पैसेंजर के लिए है या गुड्स के लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ नहीं है कि ये पैसेंजर के लिए है या गुड्स के लिए है, तो हमको यहाँ पे एज्यूम कर लेना पड़ेगा। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर पैसेंजर का एज्यूम करना है तो यहाँ पे A to Z को टैक्स पेमेंट नहीं करना है, एनपीएस को आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना है अगर पैसेंजर का है तो। और अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, अगर ये रेंटिंग दिया है मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, तब फिर ये जो A to Z है, सॉरी कौन पर्सन है, A to Z है, उसको यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में 5% में जीएसटी भरना पड़ेगा। तो जो भी एजम्पशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर किया जा सकता है। देख लेते हैं आंसर हम लोग। ये सारी चीजें अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे देखो दोनों 8वें क्वेश्चन में दोनों एजम्पशन के साथ आंसर दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिव 1, अगर ये एज्यूम किया है कि पैसेंजर के लिए है तो जीएसटी यहाँ पे A to Z को नहीं भरना है, वो रिसीवर भरेगा एनपीएस। और अगर ये एज्यूम कर लिया कि गुड्स के लिए है तो इसमें टैक्स कौन पे करेगा, A to Z यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हमने काफी सारी A to Z वाली सर्विसेज, सारी सर्विसेज हमने काफी सारी सर्विसेज कवर कर ली है। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स इज ए पार्टनरशिप कंसर्न रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुजरात। ठीक है जी, रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप है, गुजरात में रजिस्टर्ड है। और ये सप्लाई जो दे रहा है और ले रहा है दोनों के बारे में डिटेल दी गई है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर टू केवल एक दो सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया है उससे ही मैच होती है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए असाइन करता हूँ। इसमें सर्विसेज एक दो को छोड़ के बाकी सब 21 से मैच होती है। तो आप इसको खुद से करना, तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यही पूछा गया। पेठालाल हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये भाई ने करंट ईयर में सर्विसेज ली है, रजिस्ट्रेशन लिया है। कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। और ये पर्सन क्या है, पेठालाल है, मतलब कि ये एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे इंडिविजुअल है।
उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 19.9 लाख था। तो लास्ट ईयर में तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है उससे कम था, 19.9 लाख था। यूपी में है ये पर्सन, तो यूपी में 20 लाख तो मिनिमम है अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो। तो इसने ये सर्विसेज दी है भाई जी। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये रिसीव करिए, ये यहाँ पे उसने प्रोवाइड करिए, अलग अलग दे दिया। ये सारी सर्विसेज वो उसने प्रोवाइड करिए, ये सारी सर्विसेज उसने रिसीव करिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेएबल। नेट जीएसटी पूछा है यहाँ पे, ग्रॉस जीएसटी नहीं पूछा है। नेट जीएसटी का मतलब है कि जो भी जीएसटी लायबिलिटी हमारी बनती है, नेट जीएसटी किसको बोलते हैं? जो लायबिलिटी बनती है, ग्रॉस लायबिलिटी, इसमें से आईटीसी जो मिलने वाला है वो लेस हो जाएगा, आईटीसी जो मिलने वाला है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो अमाउंट आएगा वो कहलाता है नेट जीएसटी लायबिलिटी। नेट जीएसटी लायबिलिटी। तो देख लेते हैं इसको भी। इसमें लिखा देयर वॉज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। इसके पास आईटीसी का कोई पुराना बैलेंस नहीं है, यानी कि अभी जो आ रहा है बस उसको ही चेक करना है। और रेट जो है सारे में 9% रेट है। उसके बाद बोला है ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, विद इन द स्टेट ही ट्रांजेक्शन है। देखो, अगर देखो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हमको स्पेसिफिकली दे दिया ना यहाँ पे, तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे अलग अलग वर्किंग करनी है। यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि हम लोग टोटलिटी में 18% जीएसटी के ऊपर कैलकुलेट कर दें पूरी सारी चीजों को। जब जब भी अपने को टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की बात करी गई है, और अगर इंट्रा और इंटर की जानकारी दी गई है अगर अपने को क्वेश्चन में, तो हमको सेपरेटली हमको जीएसटी का अमाउंट लेने का है। तो करते जाते हैं फ्यूनरल सर्विसेज। फ्यूनरल की इसने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, याद रखना। ये शेड्यूल 3 में नो सप्लाई है, जीएसटी इस पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? शेड्यूल 3 में ये नो सप्लाई है, इसको लिखना है अपने को, नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3। एग्जेम्प्टेड मत लिखना, मार्क्स आपके कट जाएंगे अदरवाइज। वेयर हाउसिंग सर्विसेज ऑफ जगेरी, जगेरी की गुड़ की वेयर हाउसिंग सर्विसेज दी जा रही है यहाँ पे। तो देखो, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर होता है एपी, उसकी अगर वेयर हाउसिंग है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जगेरी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर में फर्दर प्रोसेसिंग कर दी गई है। खेत से गन्ने का वो निकलता है, फिर गन्ने को मशीन में डाल के फिर गुड़ निकलता है, जगेरी निकलती है। इसलिए ये एपी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्सेबल है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड बसेस, ईवी व्हीकल दे रहा है ये, गिवन ऑन हायर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ईवी दी जा रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, एमसी को, ईवी टू एमसी। अगर एमसी को ईवी दी जा रही है, अब यहाँ पे बस है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 12 सीटर से ज्यादा रहेगी, क्योंकि बस तो हम जनरली 12 सीटर से ज्यादा ही रहती है। तो 12 सीटर से ज्यादा होती है तो वो एग्जेम्प्ट है, 12 सीटर से कम होती है तो वो होती है टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि 12 सीटर से ज्यादा है, तो ये हो जाएगी एग्जेम्प्ट। क्या चीज एग्जेम्प्ट है? ईवी अगर दे रहे हैं किसको, एमसी को, तो एग्जेम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड टू आरएसबी एज कमेंटेटर, कमेंटेटर एग्जेम्प्टेड है क्या? आंसर इज नो, ये है टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड कौन कौन है? 5 लोग हैं, प्लेयर, एम्पायर, रेफरी, टीम मैनेजर एंड कोच, यही एग्जेम्प्टेड है। कोच, सी फॉर कोच, सी फॉर कमेंटेटर। कमेंटेटर को टैक्सेबिलिटी है, टैक्सेबिलिटी है। कोच अगर है तो वो एग्जेम्प्ट है। कोच जो है वो डायरेक्टली जो
मैच हो रहा है उसके अंदर में उसका इन्वॉल्वमेंट है, एक्चुअल मैच में इन्वॉल्वमेंट है उसका, वो प्लेयर्स को तैयार कर रहा है। कमेंटेटर अगर केवल आके मैच के अंदर में बाद में कमेंटरिंग कमेंटिंग कर रहा है, कमेंटेटिंग कर रहा है, तो इसलिए वो टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिल रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेगी। इस पर्सन को कौन पर्सन है, पेठालाल को यहाँ टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में पेमेंट करेगी। तो पेठालाल को यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कमीशन रिसीव्ड एज बिजनेस फैसिलिटेटर, कौन, बिजनेस फैसिलिटेटर को यहाँ पे कमीशन मिल रहा है फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच, अर्बन ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रूरल ब्रांच को नहीं कर रहा है। टू ए नेशनलाइज्ड बैंक, बैंक को दे रहा है। बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है, बैंक को सर्विस दे रहा है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर जब सर्विस देता है बैंक को और अर्बन ब्रांच के लिए अगर देता है तो वो आ जाता है आरसीएम में, वो आता है आरसीएम में। और अगर यही रूरल ब्रांच के लिए अगर दे रहा होता वो, तो वो हो जाता है एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर देता है, अर्बन ब्रांच के लिए दे रहा है, बैंक को दे रहा है, तो वो बैंक को दे रहा है, ध्यान रखना बैंक को दे रहा है, तो वो है आरसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेगा, बैंक यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो मिस्टर पेठालाल है उसको यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पेठालाल की जो वर्किंग है, कैलकुलेशन है, उसमें भी ये अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 अमाउंट। बट यहाँ पे हमको नोट में लिख के आना है कि क्यों टैक्स आरसीएम में यहाँ पे आ रहा है करके। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू दामोदर इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज को सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही है। तो जब अगर स्कूल सिक्योरिटी सर्विसेज लेता है ना, और वो भी स्कूल के अंदर लेता है, सर्विस रिसिपेंट स्कूल अगर है, और अगर वो सर्विसेज वो स्कूल के विद इन द स्कूल लेता है, तो फिर ऐसी और सिक्योरिटी सर्विसेज लेता है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पे सर्विस रिसीवर जो है वो कॉलेज है, स्कूल नहीं है, तो पहली बात तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। अब दूसरी चीज यहाँ पे चेक करने की, क्या इसमें आरसीएम आएगा, क्या क्या इसमें आरसीएम आएगा क्या। तो ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड जो करने वाला, अभी अभी जस्ट हमने देखा था कि अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला ओबीसी है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में यह आ जाता है आरसीएम। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो पेठालाल है, वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। जो रिसिपिएंट है कॉलेज, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आरसीएम। ठीक है, यहाँ पे आरसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉलेज है वो टैक्स पेमेंट करेगा, और पेठालाल को यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर में हम देखेंगे कि यहाँ पे बेस अमाउंट लिखा हुआ है, बट जीएसटी में यहाँ पे इसकी कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इस तरह से पेठालाल का यहाँ पे आउटपुट लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है, वाला सेल वाला जो पोर्शन है, वो यहाँ पे खत्म होता है, और फिर यहाँ पे आ जाती है रिसीव सर्विसेज, उसने क्या सर्विसेज रिसीव करी है। तो लाइबिलिटी साइड में इसका जो जो अमाउंट बनता है 4500, ये हमने देखा था, ये हमने देखा है, और इस तरह से इसका टोटल लाइबिलिटी जो है आउटवर्ड सप्लाई के सामने इसका लाइबिलिटी टोटल आ जाता है 22,500 एंड 22,500। अब इसकी इनपुट सर्विसेज हम देख लेते हैं। फ्रेट पेड टू अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर इज बिजनेस एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीरियल नंबर 1 अबव। अनरजिस्टर्ड जीटीए से इसने सर्विसेज ली है और फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ली है। तो देखो, ये सर्विस ले रहा है अनरजिस्टर्ड जीटीए से, और लेने वाला अगर रजिस्टर्ड है
लेने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में इसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आरसीएम में इसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई, इसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आ गई इसकी लायबिलिटी, ये हो गई इसकी लायबिलिटी आरसीएम की। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या इसको इसका आईटीसी मिलेगा? क्या इसको, ये जो सर्विस ले रहा है इसका, क्या इसको आईटीसी मिल जाएगा? तो देखो, आरसीएम में जब हम टैक्स पेमेंट करते हैं ना, उसका आईटीसी तो मिल जाता है, नॉर्मल कोर्स में तो मिल जाता है, अनलेस कि वो जो सर्विसेज ले रहा है वो सर्विसेज एग्जेम्प्टेड या नो सप्लाई के लिए वो सर्विसेज ले रहा है। तो यहाँ पे जो सर्विस ली है उसने फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ली है, क्योंकि फ्यूनरल सर्विस जो है वो नो सप्लाई है, इसलिए यहाँ पे इसका आईटीसी, इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका आईटीसी इसको नहीं मिलेगा, बट आरसीएम में टैक्स तो इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सेपरेट चीज है, और आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना है या नहीं करना वो सेपरेट चीज है। दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना, आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, लीगल एडवाइस रिसीव फ्रॉम कानून एसोसिएट्स। अब पार्टनरशिप, हम कानून एसोसिएट से लीगल एडवाइस लिए, सीकिंग एडवाइस इन रिलेशन टू टैक्स डिस्प्यूट ऑफ बिजनेस। इसके बिजनेस में कोई टैक्स डिस्प्यूट की इसने एडवाइस ली है। तो देखो, कानून एसोसिएट से लीगल एडवाइस लिए, तो लीगल एडवाइस उसने लेनी चाहिए एडवोकेट से लेनी चाहिए या फर्म ऑफ एडवोकेट से लेनी चाहिए। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये फर्म ऑफ एडवोकेट ही कानून एसोसिएट्स, नहीं तो हम अजम्पशन में भी लिख सकते हैं कि ये एडवोकेट की फर्म है, कोई सीए वगैरह की फर्म नहीं है। तीसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लेने वाला है उसका पीएफवाई में टर्नओवर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा का होना चाहिए। तो देखो, इस बंदे का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना था? 19,90,000 था। पीएफआई का टर्नओवर चेक करना है और कुछ भी चेक नहीं करना है यहाँ पे। करेंट ईयर में वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो चेक नहीं करना है। पीएफआई में क्या था? पीएफआई में क्या था? अब ये पीएफआई में इसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है यूपी स्टेट के लिए, 4 स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट्स के लिए जनरली 20 लैक्स होता है, कुछ केसेस में 40 भी होता है, वो हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखेंगे। तो इसका आरसी लिमिट से कम इसका टर्नओवर था, तो इसलिए यहाँ पे इसको आरसीएम भरने की जरूरत नहीं है। आरसीएम भरने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको आरसीएम भरने की जरूरत नहीं है तो सप्लायर जो है, तो इसको तो आरसीएम तो भरना नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या ये एग्जेम्प्ट सर्विस है कि टैक्सेबल सर्विस है। तो बेसिकली ये एक्चुअली एग्जेम्प्ट सर्विस है। अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर रिसीवर का, सर्विस रिसीवर का रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है तो ये सर्विस ही हो जाती है क्या? एग्जेम्प्ट। सर्विस ही हो जाती है एग्जेम्प्ट। तो अगर सर्विस ही एग्जेम्प्ट है तो ना तो उसको आरसीएम भरना, ना तो उसको एफसीएम भरना, और ना उसके ऊपर में आईटीसी मिलेगा। तो देखो, जीटीए सर्विस इसने 1 लाख की जो ली है उसके ऊपर में जो टैक्स रेट है वो 5% की टैक्स रेट आरसीएम में 5% आती है वैसे जीटीए सर्विस पे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो रेट दे रखी है 9% की ना, वो केवल आउटवर्ड सप्लाई के लिए दे रखी है। आउटवर्ड के लिए दे रखी है, इनवर्ड के लिए इन्होंने रेट नहीं दे रखी है। तो इनवर्ड के लिए हमको ही ध्यान रखना कि जीटीए पे, इनवर्ड सर्विसेज पे 5% जीएसटी रेट होता है, 5% का रेट होता है। तो यहाँ पे 5% का जीएसटी रेट लगेगा। 18 मत लगा देना। तो 1 लाख रुपीज पे 2,500 ये आरसीएम में लाइबिलिटी हो गई। लीगल सर्विसेज जो है वो क्या है? एग्जेम्प्टेड है। टोटल मिला के ये अपना आरसीएम का लाइबिलिटी आ गया 2,500। ये फॉरवर्ड चार्ज का लाइबिलिटी था। आईटीसी अपने को कुछ नहीं मिलेगा,
ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। टोटल लाइबिलिटी जो इसको पे करना पड़ेगा वो दोनों का ऐड करके 25,000 CGST, 25,000 SGST इसको पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। 3 पार्ट में हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 पार्ट में हमने इसका लेक्चर हमने स्टडी किया था। तो इसके साथ ही हमारा ये होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको याद हुआ होगा। अगर आपको याद हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हम ये क्लास करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।